नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं अपने YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एक अकाउंटिंग की सीरीज शुरू करने वाला हूं। इस सीरीज़ में बहुत सारी प्लेलिस्ट बनेगी और अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट रहेगी। हम आगे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, लेज़र कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा, और डिप्रिसिएशन क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको लोगों के लिए लेकर आऊँगा। लेकिन उन टॉपिक्स को चलने से पहले मेरी कुछ दिन क्लास आपके लिए होगी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, क्योंकि हमें जब आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, अगर उनमें जो वर्ड इस्तेमाल होंगे, अगर उन वर्डों का मतलब अगर हमें पता नहीं होगा तो उन टॉपिक्स को समझने में दिक्कत होगी हमें। तो इसलिए पहले उन टॉपिक्स को चलने से पहले हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझ लेना चाहिए और फिर हमें उन टॉपिक्स पे चलना चाहिए। तो आज की क्लास मेरी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नहीं है, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझने से पहले हम आज ये समझ लें कि अकाउंटिंग क्या है, तो ज़्यादा चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं तो अकाउंटिंग का पूरा मतलब हमें क्लियर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। मैंने एक अकाउंटिंग की डिफिनीशन उठाया है और इस डिफिनीशन को मैंने कई टुकड़ों में डिवाइड किया है। फिर उन टुकड़ों को छोटे छोटे करके उनको समझेंगे कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, अकाउंटिंग होती क्या है। वैसे तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, या जब भी कभी आपने अकाउंटिंग का नाम सुना होगा तो आपके मन में एक चीज़ आया होगा, हिसाब किताब करना। वही चीज़ है, बट थोड़ा सा इसका यहाँ पे सिनेरियो अलग हो जाता है। कैसे होता है उस बात को समझते हैं। अब मैंने ये डिफिनीशन लिया है। इस डिफिनीशन का मतलब क्या है आप देखते हैं। कह रहा है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इंफॉर्मेशन। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की, एनालाइज करने की, इंटरप्रेट करने की और उन यूजर्स तक पहुंचाने की जो इस पे इंटरेस्ट रखते हैं, जो इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना होता है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या है, फिर इसके बाद क्लासीफाई समझेंगे क्या होता है। तो आइए एक एक इसके पार्ट को समझते हैं। जैसे इसका अगला पार्ट आपका चलेगा, बता रहा है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस का मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है द वर्ड प्रोसेस shows that accounting is not a one time task but a continuous systematic cycle। ये कह रहा है अकाउंटिंग कोई एक बार रिकॉर्ड करके छोड़ देना नहीं होता कि एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए और छोड़ दीजिए। अकाउंटिंग क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होता है, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है सारी चीज़ों को। जैसे कोई एक बिज़नेस समझ लीजिए, कोई आपका मान लीजिए दुकान है या कोई बिज़नेस है छोटा मोटा। अब वहाँ पे क्या होगा, कोई आपने ट्रांजैक्शन किया तो वो ट्रांजैक्शन क्या होगा, ट्रांजैक्शन पहले होगा, फिर उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे हम, पहले एनालाइज करते हैं, मतलब उसको फाइनेंशियल टर्म्स का है या नहीं है उसको पहले एनालाइज करेंगे। फिर क्या करते हैं हम, उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। फिर उसको समराइज करते हैं। फिर इंटरप्रेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको हम यूजर तक कम्युनिकेट कराते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कंप्लीट साइकिल इसका यहाँ बता रखा है कि सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो पहले उस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसे क्या करेंगे, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर रिकॉर्ड करके उसको क्या करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद उसको हम समराइजिंग करते हैं। फिर बाद में उसका एनालाइजिंग होता है, बाद में उसका इंटरप्रेटिंग होता है और बाद में उसे यूजर्स तक पहुंचाया जाता है, उसको कम्युनिकेट किया जाता है। तो हम इसके आगे रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासीफाइंग क्या है, समराइजिंग क्या है, इन सबको समझने वाले हैं। तो अब इसके अगले टॉपिक मतलब अगले पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसका। अब यहाँ पे समझते हैं ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें रिकॉर्डिंग से पहले एक स्टेप होता है जो इसमें बता रहा है फर्स्ट स्टेप में क्या बता रहा है, आइडेंटिफाइंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब आपके बिजनेस में ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी जो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती हैं।
केवल हम उन्हीं को अपने बुक्स पे रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। जैसे हमने गुड्स को परचेज कर लिया, गुड्स को सेल कर दिया, सैलरी पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, प्रिंटिंग चार्ज पे कर दिया, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है। और इवेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो जाता है बिजनेस में, मान लीजिए आग लग गया, कोई चीज़ एक्सीडेंट हो गया किसी चीज़ का, तो ये सब क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। अगर कोई आग लग गया या बाढ़ आ गया या कोई या एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से अगर फाइनेंस में कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, मनी में कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने अकाउंटिंग में, बुक्स पे उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई एक मैनेजर है, उसकी ईमानदारी है, वो बहुत ईमानदार है, बहुत लॉयल पर्सन है, तो उसको हम अपने अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लॉयल्टी को हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, और ना ही उसकी वजह से कोई मनी के उसमें हमारे फाइनेंस में कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो केवल हम उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंस को इम्पैक्ट करेगा या इफेक्ट करेगा, उसकी हम बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो पहले क्या करेंगे, उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो फाइनेंशियल है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर बता रहा है ट्रांजैक्शन आर द रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पर पहले समझ लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है। यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब दोस्तों पहले आज से 10-12 साल 15 साल पहले क्या होता था, बहुत सारी बुक्स बनती थी, रजिस्टर बनते थे, उन रजिस्टर पे सब कुछ लिखा जाता था। आज के टाइम पे क्या हो चुका है, आपका जो रजिस्टर है वो आज के टाइम पे आपका कंप्यूटर बन चुका है। ठीक है। और आज सारा कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे इसमें बता रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जैसे जनरल, कैश बुक, परचेज बुक, ये सब बनती है। तो इनके बारे में आइए डिटेल में समझ लेते हैं कि पहले मतलब अब पहले क्या अभी भी रिकॉर्ड करने के लिए कितनी बुक्स होती हैं, किस किस बुक में क्या क्या रिकॉर्ड होते हैं, पहले उसको एक समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले बताते हैं यहाँ पे जो इसमें बुक्स बनती हैं, सब्सिडरी बुक इनको कहते हैं। सब्सिडरी बुक में आपकी 7 प्रकार की बुक बनती हैं। जैसे एक होगा आपका कैश बुक, एक बनेगा आपका कैश बुक, एक बनेगा आपका परचेज बुक, एक बनेगा आपका परचेज रिटर्न बुक, एक बनेगा आपका सेल्स बुक, एक बनेगा आपका सेल्स रिटर्न बुक, और एक बनेगा आपका बिल्स पेबल, एक बनेगा आपका बिल्स रिसीवेबल। ये 7 प्रकार की बुक होती हैं। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो इन 7 बुकों पे नहीं आ सकता है, तो उसके बाद उसको लिए क्या पास करते हैं हम, जर्नल प्रॉपर करते हैं उसके लिए। इसका मतलब आज के टाइम पे जनरल एंट्री होता है, हम जनरल एंट्री सीधा पास कर देते हैं, जो यहाँ पे कहीं पे नहीं हो सकता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कौन सी बुक पे क्या रिकॉर्ड होता है, इस बात को समझ लेते हैं। जैसे अब आपके बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए, जैसे मान लीजिए आपने कैश में किसी से सामान परचेज कर लिया, तो उसकी एंट्री कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी। किसी को आपने कैश में सेल कर दिया, तो उसकी एंट्री भी कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी। आपने किसी को पेमेंट कर दिया, सैलरी पे कर दिया या रेंट पे कर दिया, कोई खर्चा आपने पे कर दिया, तो उसकी एंट्री भी कहाँ जाएगी, आपकी कैश बुक में जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी से उधार पर सामान परचेज किया, तो उसकी एंट्री कहाँ जाएगी, परचेज बुक में। या जिससे आपने सामान खरीदा उसको आपने सामान वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री कहाँ जाएगी, परचेज रिटर्न बुक में। या आपने किसी को उधार पर सामान बेचा, तो उसकी एंट्री कहाँ जाएगी, सेल्स बुक में। और जिसको सामान आपने बेचा था उसने आपको सामान वापस कर दिया, तो वो कहाँ उसकी एंट्री जाएगी, आपके पास सेल्स रिटर्न बुक में। किसी को पैसा पे करना रहेगा तो उसको कहाँ दिखाएंगे, बिल्स पेबल में। और किसी से पैसा रिसीव करना रहेगा तो उसकी एंट्री कहाँ दिखाएंगे हम, बिल्स रिसीवेबल में। जो सारी एंट्री यहाँ पे नहीं आ सकती हैं, बहुत सारी होंगी ऐसी जो नहीं आ सकती हैं, जैसे नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं बहुत सारी चीज़ें, मैं उसको आगे क्लियरफाई करूँगा कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी एग्जाम्पल के तौर पर डिप्रिसिएशन, तो उसकी एंट्री आपको कहाँ जानी चाहिए, जनरल प्रॉपर, क्योंकि उसमें कहीं इसको आप दिखाई नहीं सकते हो, तो आपके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जनरल प्रॉपर करना पड़ेगा।
तो मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई भी आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया, चाहे परचेज किया हो, चाहे सेल किया हो, या सैलरी पे किया हो, या रेंट पे किया हो, सब कहाँ जाएगा? कैश बुक में। आपने उधार पर सामान परचेज किया, गुड्स परचेज किया, परचेज बुक में। गुड्स आपने जो खरीदा था उसको वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो कहाँ जाएगा? परचेज रिटर्न में। गुड्स आपने उधार किसी को बेचा, कहाँ जाएगा? सेल्स बुक में। जिस कस्टमर को आपने सामान बेचा था उससे वापस आ गया, कहाँ जाएगा? सेल्स रिटर्न में। जिसको पैसा देना रहेगा बिल्स पेबल में, जिससे पैसा लेना रहेगा बिल्स रिसीवेबल में। जो एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी वो कहाँ चला जाएगा? जनरल प्रॉपर में। तो इतने बुक्स में क्या करते हैं हम? इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिकॉर्डिंग का एक पार्ट। तो आइए इसके आगे समझते हैं। जैसे अब यहाँ बताया है, ये बताया ना कि ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे जनरल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, सब में उस पर रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर कह रहा है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म। ये चीज़ देखो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमको ध्यान समझना पड़ेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अगर हमने गुड्स परचेज कर लिया तो हमको ये बताना पड़ेगा कि हमने गुड्स कितने का परचेज कर लिया। 5,000 का परचेज किया, 10,000 का परचेज किया, 1 लाख का परचेज किया, कितने का परचेज किया, उसे हम मनी के टर्म्स में पहले उसे मतलब उसे मेज़र करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है। फिर कह रहा है एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डेट वाइज। अभी सिंपल मतलब इसका क्या निकल के आएगा? डेट वाइज। जो ट्रांजैक्शन जिस डेट में होगा उस डेट वाइज हम क्या करेंगे? सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब कंप्लीट यही है कि सभी ट्रांजैक्शन को हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? मॉनेटरी टर्म्स में और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करेंगे। बाद में कह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं, परचेस ऑफ मशीनरी। आपने मशीन परचेस किया तो उसकी एंट्री आपने जितने का परचेस किया आप वहाँ पे अमाउंट बताएंगे, रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि ये मनी के टर्म्स में है और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बट ऑनेस्टी ऑफ मैनेजर, मतलब मैनेजर की ईमानदारी को हम यहाँ पे मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये रिकॉर्डिंग का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब कह रहा है क्लासीफाई। ये कह रहा है ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग रिकॉर्डेड डेटा इनटू प्रॉपर अकाउंट। ये कह रहा है कि जो हमने रिकॉर्ड किया था डेटा, ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड किया है, उसे क्या करना होता है? ग्रुप वाइज करना होता है। ग्रुप में क्या कर लेते हैं? उसको अरेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं? बात को समझते हैं। जैसे आपने पिछले इसमें समझा था, इस वाली स्लाइड में आपने समझा था, यहाँ पर अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। इसके बाद आपने जो समझा था ना कि बहुत सारी अलग अलग बुक्स बनती हैं, जितने कैश के ट्रांजैक्शन होंगे कैश बुक में जाएगा, उधार परचेज किया तो परचेज बुक में, उधार सेल किया तो सेल्स बुक में ऐसे जाएगा। तो वैसे ही होता है कि अलग अलग जो आपने अलग अलग बुक्स में क्या किया था, आपने रिकॉर्ड किया था, उसे क्या करते हैं हम, जैसे एक जगह उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने उधार पर सामान परचेज किया तो उसकी एंट्री कहाँ गई होगी? परचेज बुक में। आपने कैश में परचेज किया होगा तो उसकी एंट्री कहाँ गई होगी? कैश बुक में। तो उसको क्या करते हैं? कैश बुक से उठा करके और परचेज बुक से उठा करके दोनों का एक बना लेते हैं हम लेजर। ठीक है। क्लासीफाई का सिंपल सा मतलब क्या होता है? लेजर बनाना। उसका एक हम लेजर बना लेंगे और जितना हमने कैश में खरीदा वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे यहीं पर, जितना हमने उधार पर परचेज किया वो भी दोनों को हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे। इससे क्या होता है, जो चीज़ें इधर उधर बुक्स में फैली होती हों एक जगह आ जाती हैं, ग्रुप हो जाते हैं, अरेंज कर लिया जाता है उनको। ठीक है। तो जैसे आपने पूरे साल भर में ट्रांजेक्शन, आपने सैलरी कई बार पे किया होगा तो सैलरी का डेटा क्या हो जाएगा? एक जगह आ जाएगा। रेंट आपने कई बार पे किया होगा तो रेंट का डेटा एक जगह आ जाएगा पूरा। परचेज का डेटा एक जगह आ जाएगा, सेल का डेटा एक जगह आ जाएगा, परचेज रिटर्न का डेटा एक जगह आ जाएगा, सेल रिटर्न का डेटा एक जगह आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग पूरे बुक्स में 7-8 बुक में जो फैली हुई थी आपकी ट्रांजैक्शन, उनको क्या करना होता है? एक बुक में, एक लेजर में उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि साल भर में ट्रांजैक्शन आपने ट्रांजैक्शन जो किया उसमें से आपने परचेस कितना किया, सेल मतलब आपने उधार पे कितना परचेस किया और कैश में कितना परचेस किया, दोनों को मिला के बताओ। तो आप ऐसे जो 7 बुक है उनको देख के बता पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें देखोगे तो पूरा आपको जोड़ना पड़ेगा, कहाँ कहाँ आपने सेल किया था, कहाँ कहाँ आपने परचेस किया था, सब आप देखोगे तो परचेस डेटा ऐसे नहीं निकाल पाओगे। इसका सिंपल तरीका ही क्या होता है कि हम उसके लिए क्लासीफाई कर लेते हैं, लेजर बना लेते हैं, लेजर में सारा कुछ एक जगह डेटा आ जाता है। ठीक है। इसका मतलब यही होता है। फिर कह रहा है डन थ्रू द लेजर। जैसे इसको होता है ना, क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? लेजर। उसको हम लेजर बना लेते हैं और इसमें क्या होता है? सिमिलर, उससे मिलते जुलते सारे ट्रांजैक्शन क्या कर लिया जाता है? वहीं पे कलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे
आपने सैलरी पे किया पूरे साल भर में, तो जितना भी आपने सैलरी पे किया उसको सैलरी अकाउंट में डाल दो, जितना आपने साल भर में परचेज़ किया उसको परचेस अकाउंट में डाल दो। ये इसका क्या होता है, क्लासीफाई कर लेना होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, लेजर बनाना, और सारी चीज़ें एक जगह आ जाती हैं, इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अगला मतलब हमारा समराइजिंग करना। देखो यहाँ पे समराइजिंग का मतलब क्या होता है, पहला बता रहा पॉइंट यहाँ पे, प्रेजेंटिंग क्लासीफाइड डेटा इन अ कॉन्शियस एंड अंडर स्टेबल फॉर्म। मतलब कि हम जो डेटा को समराइज करने जा रहे हैं उसको सामने वाला व्यक्ति समझ सके, हर चीज़ को एक प्रॉपर मैनर में उसे क्या कर लेते हैं, हम समराइज कर लेते हैं। जैसे अभी तक हमने जो ट्रांजेक्शन किया, हमने अलग अलग उसमें उसको रिकॉर्ड किया, फिर लेजर से क्या किया, हमने उनको क्लासीफाई कर लिया, सैलरी अलग कर लिया, परचेस अलग कर लिया, रेंट अलग कर लिया, सबको अलग अलग कर लिया। अब क्या होगा, जितना हमने परचेस किया उसको एक जगह समराइज कर लो, जितना हमने सेल किया उसको एक जगह समराइज कर लो, जितना हमने रेंट पे किया उसको एक जगह कर लो। ये सब क्या हो जाएगा, समराइज करना। एक मतलब एक पेपर में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको बोलते हो आप ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसके लिए समराइज करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनता है, बता रहे हैं यहाँ पे। पहले बनेगा आपके लिए ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, सारी चीज़ों को ला करके हम एक जगह ट्रायल कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि चीज़ें हमारी सब जो हमने रिकॉर्ड किया है वो सही मैनर में हुआ है, सही है या नहीं है, गलत है तो उसको जाकर वापस रेक्टिफाई करेंगे। सही है तो इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप बढ़ता है ट्रायल बैलेंस के बाद, वो बढ़ता है हमारा फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में आपकी तीन चीज़ें बहुत बनती हैं, तीन अकाउंट बनते हैं। जैसे अगर सोल प्रोप्राइटर फर्म है तो उसके लिए एक बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और बिजनेस का नेट प्रॉफिट जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और लास्ट में अगर हमें बिजनेस की कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है और कितनी कैपिटल है उसको जानना है, तो हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या प्रेजेंट करेगा, आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट, और ये आपका फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट करेगा बैलेंस शीट। इसमें सब कुछ आएगा, जैसे आपकी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितनी कैपिटल है, वो सारी चीज़ें बैलेंस शीट में हो जाती हैं। ये सब डेटा हो जाता है, समराइज हो जाता है, एक जगह आ जाता है। तो इसको इसी क्या बोलते हैं, समराइजिंग करना। ठीक है, तो इसके मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद समझते हैं एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, एनालाइजिंग में ना analyzing means breaking down financial data to study cases and effects। अब यहाँ पे जो बिजनेस का ऑनर होगा या जो उसके यूज़ करता होंगे या जो उसको काम करने वाले उसमें होंगे, जैसे ऑनर है, मैनेजर है, या सीएफओ है, सीईओ है, डायरेक्टर हैं, ये सब क्या करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करेंगे कि जो हमने काम किया इस साल में वो प्रॉपर सही था या नहीं सही था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, इसके पिछले वाले साल में कितना प्रॉफिट था, वो चीज़ों क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद अगला जो इसमें स्टेप होता है, जैसे इसमें आगे देखोगे एग्जाम्पल तो रहा है, रेशियो एनालिसिस करेंगे कि मतलब पिछले साल इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ था, इस साल इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। इस सब चीज़ को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और कंपैरेटिव करते हैं स्टेटमेंट, पिछले साल के इस साल से कंपेयर करेंगे, उसको चेक करेंगे कैसे क्या उसमें होता है। इसमें इससे क्या होता है, हेल्प मिलती है किस चीज़ के लिए, डेटा को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है कि नहीं है, लिक्विडिटी के लायक है कि नहीं हमारा बिजनेस। कोई भी लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, हमारा जो बिजनेस है वो जितनी लायबिलिटीज़ हैं उसको पे कर सकता है कि नहीं पे कर सकता है, उसके लिए होगा। और हमारा बिजनेस सॉल्वेंसी पोजीशन जान जाएगा कि हाँ हमारा बिजनेस कितना किसको पेमेंट कर सकता है, कितनी लायबिलिटी चुका सकता है। ये सब डेटा समझने में क्या होता है, हेल्प मिलती है। और इसी के बाद जो एनालाइज करेंगे, बाद में उसे क्या करते हैं, इंटरप्रेट। अब जैसे इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होगा, अब कोई ऑनर है, उसने डेटा को क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया कि पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। अब वो क्या करेगा, उस चीज़ से क्या करेगा, डेटा में उसको क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी डिसीजन लेने में, कि मुझे अब इसके आगे इसमें इन्वेस्ट पैसा करना है कि नहीं करना है। उसको डिसीजन लेने में क्या हो जाती है, हेल्प मिल जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग, कि हम उसको डिसीजन लेने में उसकी हेल्प कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर पा रहे हैं उसके। ये बता रहा है जैसे यहाँ पे
इंटरप्रेटिंग मीन्स गिविंग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिजल्ट, मतलब जो उसका रिजल्ट आया है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डेटा डिसीजन ले सकते हैं कि हम उसमें डेटा मतलब पैसा उसमें लगाएं या ना लगाएं, उसके आगे इन्वेस्ट करें कि ना करें, बिजनेस को बढ़ाना है कि घटाना है, उसके लिए पूरा डिसीजन लेने के लिए इंटरप्रेटिंग काम आता है। जैसे बता रहा है कन्वर्ट नंबर इनटू द यूजफुल इनसाइट फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा। एग्जांपल जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन 25% है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा बिजनेस हाई प्रॉफिट पे है, हमें पैसा लगाना चाहिए, इसके लिए बात करता है यहाँ पे। और लास्ट में आपका जो यहाँ बता रहा है द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कह रहा है स्कोप ऑफ लिमिटेड ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मनी, मतलब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा तो उसे हम क्या करते हैं, मनी के टर्म्स में उसे क्या करते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है। नॉन फाइनेंशियल बट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो उसको हम क्या करेंगे, वो कह सकते हो कि अगर फाइनेंशियल नहीं है लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो उसे क्या करते हैं हम एक जगह, मतलब उसको क्या, जैसे यहाँ पे कह रहा है नॉन फाइनेंशियल बट इम्पोर्टेंट फैक्टर, फिर भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने बिजनेस में। जैसे कह रहा है एम्प्लॉय मोरल है, उसकी ईमानदारी अच्छा है, लॉयल है पूरा तरह से, उसको क्या कर देंगे हम, एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी रेपुटेशन क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है, उसका सब क्या कर देंगे हम, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, ब्रांड वैल्यू जो खुद की बनाई होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको क्या करेंगे हम, एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम किसी से खरीदा है अपनी ब्रांड वैल्यू को, गुडविल अगर हमने खरीदा है तो उसकी वैल्यू होती है, वो आगे का चैप्टर आएगा अभी, वहाँ हम सीखेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वहाँ पे बात का टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में आएंगे। तो अभी का मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं और उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, बाकी को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जो नॉन फाइनेंशियल है उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद आज अब लास्ट में कह रहा है टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमने डेटा तैयार किया है, इन्फॉर्मेशन जो तैयार किया है, इसे क्या करते हैं, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूज़र ऑफ फाइनेंशियल, मतलब जो इसके यूज़र होंगे उन तक क्या करते हैं हम इस फाइनेंशियल डेटा को पहुंचाते हैं, जिनसे वो अपना मतलब क्या कर सके, अपना डिसीजन ले सकें। जैसे कुछ आपके इंटरनल यूज़र होंगे, जैसे इंटरनल यूज़र कौन कौन से आपके, ऑनर हो सकता है, मैनेजर हो सकते हैं और एम्प्लॉई। मतलब ऑनर कैसे यूज करेंगे उस डेटा को, कि ऑनर इसलिए यूज करेंगे कि उसको आगे पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। मैनेजर यूज करेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, मुझे आगे उस पर क्या कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। एम्प्लॉई इसलिए देखेगा क्योंकि एम्प्लॉई का मतलब ये है कि उसे बिजनेस में रुकना है, उस कंपनी में रुकना है कि नहीं रुकना है, मुझे मेरी सैलरी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उसकी सैलरी भी फंस सकती है, तो इसलिए वो क्या करेगा, उसको चेक करके अगर बिजनेस घाटे पे जा रहा है, कंपनी घाटे पे जा रही है तो क्या होगा, वहाँ से निकलना शुरू कर देंगे। अब अगर बिजनेस हमारा प्रॉफिट पे जा रहा है, कंपनी प्रॉफिट पे जा रही है, तो उस पर काम करेंगे। एम्प्लॉय भी यूज करते हैं इसके लिए। एक्सटर्नल यूजर जैसे बहुत सारे होते हैं आपके, जैसे इन्वेस्टर, किनको कंपनियों को शेयर खरीदना है कि किस कंपनी के शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, चेक करते हैं किसी चीज़ को इन्वेस्ट करने से पहले, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। क्रेडिटर्स, जैसे क्रेडिटर्स अभी क्या होता है कि जिन लोगों से हम उधार पे सामान खरीदते हैं, सिंपल से कह सकते हो सप्लायर है भी, कि सप्लायर से हम सामान जिनसे उधार पे खरीदते हैं वो भी तो देखेंगे इस इन्फॉर्मेशन को कि हम उनको उधार पे सामान दे रहे हैं, ये हमारा पैसा वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो भी इस वैल्यू को मतलब इस इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं जो हमने अकाउंटिंग किया है। बैंक कैसे चेक करेगा कि आपको हम लोन दें कि ना दें उस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट कैसे देखेगा, कि गवर्नमेंट इसलिए देखेगा कि उसको आपने कितना टैक्स पे किया है, प्रॉपर आपने टैक्स पे किया है कि नहीं पे किया, उस चीज़ का ध्यान देगा। और पब्लिक में तो आपको पता ही है कि अगर ये कंपनी प्रॉफिट पे जा रही है तो उसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, वो सब इस तरह यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ये क्या होता है, फाइनल जो टर्म्स होता है अकाउंटिंग का, वो यही होता है कि जो हमने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाया है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो इसके यूजर्स हैं उन तक क्या होता है, पहुंचाना होता है। तो ये फाइनल स्टेप होता है। तो इसके बाद से हमारा ये रहा अकाउंटिंग का पार्ट, इसके बाद ख़त्म होता है हमारा। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने आपको क्या बताया कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की और उसको इंटरप्रेट करने की, और बाद में जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हमने बनाया है उसको लोगों तक पहुंचाने की। तो ये रहा हमारा अकाउंटिंग का पार्ट और ये रहा अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।